यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025। और फ्रेंड्स, यहीं पे अगर मैं आपको बताऊं, देखो आज हम करने वाले हैं हिंदी गद्यांश और व्याकरण के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मात्र 2 मिनट में सॉल्व। यस, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से और सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे 1 बाय 1 एकदम सिक्वेंस वाइज बेस्ट तरीके से रहेगी। ओके, पार्ट यहाँ पे 10 है। इससे पहले मैंने 9 कंप्लीट करा दिए हैं। देन प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेकआउट कीजिए और सभी वीडियोस यहाँ पे आप वॉच कर सकते हैं। बाय शिवानी सिंह मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आपको बिल्कुल फ्री में PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7505890761। ओके, सो आप क्या कीजिएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। काफ़ी फ्रेंड्स हैं हमारे भाई बहन जो कि यहाँ पे कंटिन्यूटी क्या कर रहे हैं, ग्रुप में ऐड हो रहे हैं और फ्री में, बिल्कुल फ्री में वीडियो को यहाँ पे वॉच करते हैं एंड फ्री में जो PDF होती है फ्री में बिल्कुल आपको प्रोवाइड होती है और फिर अच्छे से उसका अभ्यास करते हैं। देन सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो चलिए फिर अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं एक बेहतरीन से गद्यांश की ओर। और ये जो गद्यांश है बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है डियर फ्रेंड्स। चलो, और इसे मैं बिल्कुल यहाँ पे पहले आपको पढ़ के दिखा रही हूँ, फिर मैं इसका अर्थ, इसका मीनिंग यहाँ पे अपने शब्दों में बताऊँगी इसमें क्या कहा गया है। तो यह गद्यांश ध्यान से पढ़ना है, फिर लास्ट में 1 से 5 तक के क्वेश्चंस आपको यह गद्यांश पढ़कर ही देना है। अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन कवायद, कसरत, क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। उसका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहे तो बस संयम है। यहाँ संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए व्यवहारित किया जाता है जिनका जिक्र हिंदुओं के तथा दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। ये साधारण सदाचार के नियम सख्ती से पालन करके सीखे जाते हैं। इन सब नियमों का झुकाव अहिंसा और सत्य की ओर ही होता है। यहीं पे गांधी जी ने बार बार लिखा है कि ईश्वर पर विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक होता है। यदि इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्ट करने में समय लगाया जाए, बचपन से ही अभ्यास कराया जाए और इस पर पूरा ध्यान दिया जाए तो निर्भरता इत्यादि तो इसके मुख्य बाह्य रूप देखने में आते हैं, अवश्य ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यह कहना कि यह मनुष्य के लिए संभवतः नहीं, वे बुनियाद बातें हैं। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, एकदम बहुत ही मस्त, एकदम कह सकते हैं ना होनहार, एकदम गजब वाला हमारा यहाँ पे गद्यांश है। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कहा गया है बिल्कुल मैं बताती हूँ। एक्चुअली इसमें बात की गई आपकी अहिंसात्मक, अहिंसा शब्द की बात। देखो अहिंसा, हिंसा होता है वह जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, लड़ाई करता है, झगड़ालू होता है, असत्य जो है बोलता है, दूसरों का अपमान करता है, तो ये शब्द होता है आपका हिंसा। अब यहीं पे इसका अपोजिट है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है जो अपनी बातों को धैर्यपूर्वक कहने वाला, और भैया किसी के साथ में फालतू जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करना एंड बिल्कुल सत्यवाणी बोलना, सच बोलना, जो भी यहाँ पे होता है। ओके, और दूसरों का सम्मान करना, देन यहाँ पे सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना, ये होता है अहिंसात्मक। यहाँ पे एक फौज, देखो जो फौजी होते हैं हमारे, तो भैया यहाँ पे वो कहते हैं कि उनमें कवायद, कसरत प्रतिदिन करते हैं, क्रूरतापूर्ण शिकार करते हैं। अब देखो जैसा कि अभी आपका यहाँ पे जो आपका जम्मू कश्मीर और वहाँ पे भी थोड़ा आपका एक हादसा हुआ है जो कि काफ़ी डेंजरस हादसा था। तो भैया वहाँ पर हमारे जितने भी सैनिक हैं, फौजी हैं, ओके, निरंतरता जो भी वहाँ पे जिनकी ड्यूटी वहाँ पे लगी हुई है, तो देखो कैसे वह भैया जब उन्हें लगेगा तो वह पाकिस्तान वाले जो होंगे, ओके, या फिर जो आतंकवादी होंगे उनकी डेथ भी कर सकते हैं, गोली भी मार सकते हैं, खुद भी मर सकते हैं, यानी कि क्रूरतापन सारी चीज़ों में होती है। तो फौज में ही होते हैं। ये थोड़ा है कि यहाँ पे तो जो ये अहिंसात्मक और जो फौज शब्द है ये बिल्कुल अलग है। फौज जो शब्द है यह अलग है, यहीं पर अहिंसात्मक जो शब्द है वह अलग है। अहिंसात्मक शब्द का मतलब होता है वह कीड़ी भी नहीं मार सकता, एक यहाँ पे जो कीटी है उसे भी नहीं मार सकता, तो वह इंसान को तो क्या मार देगा। ओके, यही चीज़ कहा गया है। फिर यहाँ पर ये चीज़ कहते हैं कि भैया इसका मतलब है संयम, यानी कि खुद पर संयम रखना। देखो जो सहनशील शक्ति व्यक्ति होते हैं एंड जो खुद पर संयम रखते हैं, तो भले ही हमें 4 बंदे 10 बंदे कितना भी बुरा कह रहे हैं लेकिन हम शांत हैं, चुप है, अरे भाई कहने दो, उसका मुख है, उसकी भाषाएं हैं, उसके विचार हैं, तो भैया जो कह रहे हैं कहने दो, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम अपना आगे निकलेंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे,
देन अपने फ्यूचर को उजागर करेंगे। और ये जो लोग हैं ये यहीं पे रह जाएंगे कि ये ऐसा है, फलाना ढिमकाना, ये वो नू, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह ये आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जैसे एक छोटा बालक होता है, अगर छोटा बालक झूठ बोलता है या फिर चोरी करता है या फिर गाली देता है, अगर हम उसे गाली देने पर टोकते हैं या फिर कहते हैं बेटा गाली नहीं देते हैं, बेटा झूठ नहीं बोलते हैं, बच्चा बाय द वे किसी के यहाँ से दुकान से शॉप से कुछ खाने की चीज़ें, ठीक है, कुछ खाने की जो चीज़ें यहाँ पे उसको उठा के ले आया, तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं कि बेटा ऐसे चोरी नहीं करते, अंकल से या फिर यहाँ पे जो भी है भैया है, अंकल है, आंटी जो भी है भैया शॉप पे जिस भी उम्र के हैं उस हिसाब से उनको बताना है, ठीक है। तो उनसे इस तरह लेना है, पैसे दे करके, वो भी चोरी नहीं करने। तो अगर आप ये छोटी छोटी बातें बच्चे को सिखाओगे स्टार्टिंग से ही, तो ही जाके बड़े लेवल तक यह सारी चीज़ें वो सीख पाएगा। देन अगर आप यहाँ पे इस पर ध्यान ही नहीं देंगे, छोटी छोटी चीज़ें उसे नहीं सिखाएंगे, फिर वह आपका बड़ा होकर कुछ भी बन सकता है। ओके, बस सिर्फ और सिर्फ इसमें यही यहाँ पे गद्यांश में बताया गया है। तो चलिए फिर अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे अपने बेहतरीन MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन है, उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है कि, देखो फौजी की गतिविधियों का उल्लेख किस लिए किया गया है, अहिंसात्मक अभ्यास की उसे प्रत्यक्षता प्रतिपादित की जा सके, फौज का महत्व निरूपित किया जा सके, फौज के क्रियाकलापों को बताया जा सके, सैनिक शिक्षा की अनिवार्यता संकेतित की जा सके। तो भैया इसमें जो हमने गद्यांश किया है, यहाँ पर एक आपका फौज शब्द है, देन यहाँ पर एक आपका शब्द था अहिंसात्मक। तो अहिंसात्मक और फौज शब्द इन दोनों का अपने आप में बहुत ही डिफरेंट है, दोनों बहुत भिन्न है। क्यों है? अहिंसात्मक अभ्यास की उसे प्रत्यक्षता प्रतिपादित की जा सके, यानी कि दोनों में यहाँ पे बहुत क्या है, डिफरेंस है, भिन्नता पाई जाती है। अहिंसा का मतलब मैंने बताया वह व्यक्ति होता है जो बिल्कुल साधारण स्वरूप का होता है और संस्कारी होता है, दूसरों का सम्मान करता है। एक यहाँ पे किसी बंदे का मर्डर तो दूर, यहाँ पे एक चींटी तक भी नहीं मारता, तो वह होता है आपका यहाँ पे अहिंसात्मक वाला, ठीक है। अगर बात करें भाई यहाँ पे फौजी की, देन मैंने आपको भी बताया थी फौजी कि भैया अगर उससे कोई आतंकवादी उस पर हमला करेगा तो बिल्कुल वो उसका मर्डर करेगा, मारेगा, गोली चलाएगा, गन चलाएगा, ठीक है। तो इनकी लाइफ अलग है, उनकी लाइफ अलग है, दोनों बहुत चेंज हैं। क्लियर? चलो आगे नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। युवावस्था में सत्य का आचरण, प्रत्येक अवस्था में निडर रहना, डर कर रहना, प्रत्येक अवस्था में आप डरो, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास करो, बचपन में सैनिक शिक्षा का अभ्यास करो। तो यहाँ पे निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए क्या आवश्यक है? तो देखो युवावस्था में सत्य जाके बोलो आप, कि युवावस्था में बोलेंगे, शेष अवस्था में सत्य नहीं बोलेंगे, बचपन में नहीं बोलेंगे, बाल्यावस्था में नहीं बोलेंगे, बस हम जाके बोलेंगे युवावस्था में सत्य सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। नो, प्रत्येक अवस्था में हम डर कर रहेंगे, बचपन में सैनिक शिक्षा का अभ्यास करेंगे, जबकि बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास करेंगे। जैसे मैंने कहा अगर छोटा बालक किसी के यहाँ पे शॉप पे जाके किसी भी चीज़ की चोरी करके आता है तो उसे आपको समझाने चोरी करना गलत बात होती है, आपको आगे से चोरी नहीं करना है। देन सारी चीज़ें आपको यहाँ पे परफेक्ट तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे सिखानी है, ठीक है बच्चे को, क्योंकि अगर आप बच्चे को स्टार्टिंग से ही लेवल टू लेवल सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाएंगे तभी जाके बच्चा सारी चीज़ों को सीखेगा, देन यहाँ पे करेगा भी। इतनी बातें क्लियर है, मेरी बातें समझ आई? अगर समझ आ चुकी है तो अब हम बढ़ते हैं स्क्रीन पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हम बहुत छोटे से बातों में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देन क्या होता है, अगर हम कितना भी बड़ा एग्जाम्पल क्यों ना दे दें, ठीक है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा तो शॉर्ट में बताइए, देन समझ आना चाहिए वो बताइए। धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है सहिष्णुता पर, धर्म पालन पर, भक्ति और ज्ञान पर, सदाचार के नियमों पर। तो धर्म ग्रंथ में सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया गया है? तो किसकी बात की गई है कि सदाचार नियम, आपको यहाँ पे अहिंसात्मक गुणों को अपनाना है, यानी कि किस चीज़ पर फोकस किया गया है कि भैया आपको दूसरों का सम्मान कैसे करना है, खुद यहाँ पे कैसा व्यवहार करना है, दूसरों को साथ में कैसे जो है सत्य से पेश आना है, सत्य वचन का आपको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सदाचार के नियमों पर आपको खरे उतरना है। मानो आपकी मम्मा है और वो आपको कहती है बेटा जल्दी सोना है, और आप अपनी मम्मा की बातें मानते हैं और आप यहाँ पे देर रात में नहीं सोते, जल्दी सो जाते, तो आपने क्या किया, अपनी मम्मा के नियमों का सदाचारण किया, उनकी बातों को ध्यान में रखे हुए, ओके, और उनके आचरण को ध्यान में रखते हुए, उनके नियमों को ध्यान में रखते हुए आपने उनका मान रखा, देन उनकी बातें यहाँ पे मानी। यही होता है सदाचारण के नियम। फिर है यहाँ पर ये जो शब्द है वैवहृत शब्द का पर्यायवाची, वैवहृत का मतलब होता है व्यवहार, इसका पर्यायवाची, देखो पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, यानी कि इस जो यहाँ पे व्यवहार शब्द है, व्यवहारत शब्द है, इसे हम और क्या कह सकते हैं, व्यवहार, ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, आचरित,
क्या कहेंगे भैया, आचरण। व्यवहारित का मतलब होता है आचरित या फिर आचरण। और देखो सारे क्वेश्चन आपके 2021, 2019 UPSSC लेवल मेंस एग्जाम्स में शिफ्ट सेकंड में आए हुए हैं। सारे आपके जो मैंने यहाँ पे गद्यांश आपको कराया है, ये एग्जाम में आया हुआ है आपका, ओके। उसी बेसिस से तो आप खुद यहाँ पे ये चीज़ें देखें कि क्या किस तरह से क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम में आई हुई है। ये गद्यांश का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5। उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है? बेबुनियाद बात, ईश्वर भक्ति और सत्य, अहिंसा का मार्ग या फिर सदाचार का महत्व। तो यहाँ पे गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो भैया गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक यहाँ पे क्या होगा, सबसे बेस्ट यहाँ पे तो क्या है यहाँ पर, वो है सदाचार का महत्व, ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। दैट इसमें भी आपका डी ऑप्शन क्या है, राइट है। सो भैया सिर्फ और सिर्फ इस गद्यांश पर मेनली फोकस इसी चीज़ पर क्रिएट किया गया है कि भैया आपको सबके साथ में अच्छा आचरण करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर कोई आपको गाली भी देता है, कोई आपकी जो है ईर्ष्या करता है, कोई आपसे घृणा करता है, या फिर 2-4 बंदे बैठ के आपकी बातें बनाते हैं, कुछ भी भैया है ना, बहुत सारी बातें होती हैं, देन आपको उन पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ अपने मार्ग पर चलते रहना है, वो भी सही तरीके से, ठीक है। बस यही चीज़ इसमें डिस्कस की गई है। देन अब हम सॉल्व करेंगे अपने ग्रामर के क्वेश्चन, जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम करेंगे व्याकरण, और व्याकरण आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर की, ठीक है। और 10 क्वेश्चन आएंगे गद्यांश से, 2 गद्यांश पूछे जाएंगे और 5 आएंगे व्याकरण से। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? देन मैंने आपको ये वर्णमाला का चैप्टर यहाँ पे पढ़ाया और इसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर की है। मूल स्वर किसे कहते हैं? इन्हें हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर, पुरुष स्वर। तो क्या इनकी संख्या 6 होती है, 4 होती है, 7 होती है, फिर 2 होती है? बात यहाँ पर करें अगर हम, देखो यहाँ पर पूछा है मूल स्वर, ओके, तो इनकी जो संख्या होती है 4 होती है। अब वो कौन सी होती है? इनकी संख्या 4, ए, ई, उ और री, ये 4 होती है। और जो मूल स्वर होते हैं इनको बोलने में सिर्फ और सिर्फ 1 मात्रा का समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। देन यहाँ पे दूसरा अगर हम बात करें, एक होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है अगर आपसे पूछें? इनकी संख्या होती है 7। यहाँ पे बात करें, आ है, ई है, ओ है, ए है, आई है, ओ है और औ है, ओके, काउंट कीजिए। और इसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। देन अब यहाँ पर हम बात करेंगे पुल्लिंग स्वर की। किसकी? पुल्लिंग स्वर की। पुल्लिंग स्वर, इसे बोलने में 3 मात्रा का समय यहाँ पे लगता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे ओम, क्या कहा मैंने? ओम। या फिर मैंने कहा हे राम, मैंने कहा हे राम। जैसे कोई बंदा बहुत काफ़ी दूर है, कोई बंदा काफ़ी दूर है, मुझे उसे आवाज़ लगानी है, तो मैं उसे क्या कहूँगी? हे राम। या फिर मैं उसे बोलूँगी भैया राम, सुनते हो? इस तरह से, यानी कि काफ़ी देर तक, क्योंकि भैया दूर है तो हमें जो है हम उसका नाम पुकार रहे हैं, तो उसका उच्चारण भी तो आपका काफ़ी दूर तक ही जाएगा ना, ठीक है। तो यही है। तो हिंदी वर्णमाला में मूल कितने स्वर हैं? तो यहाँ पे 4 है। कौन कौन से? ए, ई, उ, री, ये भी आपको याद रखना है। सो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा राइट होगा। और ये चार्ट्स मैंने पूरा यहाँ पे बना दिया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है भैया, ये हमें बताना है। बात करें, दीर्घ है, वृद्धि है, गुण है, व्यंजन है। सबसे पहले अगर मेनली यहाँ पर अगर हम ट्रिक की बात करें तो एक आपकी छोटी सी ट्रिक होती है, एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे यहाँ पे शब्द दिया है अपेक्षा, तो ट्रिक क्या याद रखनी है? अगर किसी भी शब्द के ऊपर 1 मात्रा आई है, क्या भैया 1 मात्रा यहाँ पर लगी है, तो वहाँ पर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। अपेक्षा, अगर बात करें यहाँ पे हम अपेक्षा शब्द की गुण संधि कैसे होगी, तो यहाँ पर होगी आपकी अप प्लस इच्छा। अप प्लस इच्छा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ओके। अप प्लस इच्छा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। पे में ए है, यहाँ पे ई है, ए और ई मिलके आपका क्या बनता है? ए बनता है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे। और अगर बात करें वृद्धि संधि की, इसकी एक ट्रिक है कि भैया किसी भी शब्द पे 2 मात्रा होना। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल सदैव, तो यहाँ पे 2 मात्रा है, तो यहाँ पे वृद्धि संधि है। दीर्घ, जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, बड़ी री होता है, वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, क्लियर है। चलो अगर कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर 8 क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग किस ऑप्शन में उपसर्ग नहीं है? सुरेश है, अत्यधिक है, विदेश है और सुयोग है। बात करें अत्यधिक में, तो भैया अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? देखो अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, हमें उपसर्ग रहित ऑप्शन बताना है। तो अत्यधिक में आपका है अति, अति उपसर्ग है। ओके, यहीं पे विदेश में जो है वी उपसर्ग है। क्या है? वी उपसर्ग है। यहीं पे बात करें सुयोग में, इसमें सु उपसर्ग है। यहीं पर बात करें सुरेश, तो सु प्लस रेश का कोई मतलब, देखो सु प्लस योग का अर्थ होता है योग, जो हम योगाभ्यास करते हैं। देश कंट्री होती है। अति प्लस अधिक ज़्यादातर इसका, तो यहाँ पर रेश इसका कोई अर्थ है, मीनिंग है? नहीं ना। तो भैया संधि विच्छेद करने पर अगर दोनों शब्द का कोई ना कोई मीनिंग निकलता है तो वहीं पर हमें पता चलता है कि हाँ इसमें उपसर्ग है या नहीं। तो सुरेश एक शब्द है जो कि ये क्या है? नाम है व्यक्ति का। ओके, इसमें कोई भी उपसर्ग यहाँ पे नहीं है, उपसर्ग रहित है। देन इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो आप बिल्कुल मुझे बेझिझक बता सकते हैं, देन होना नहीं चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें हमारी सिंपल हैं। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं? सवेरा है, घनेरा है, सपेरा है, ममेरा। ये क्वेश्चन ये हमारा रॉन्ग है भैया। सवेरा तो भैया इसमें भी एरा है, इसमें भी एरा, यहाँ पे होना चाहिए था लास्ट में नन ऑफ दिस। वैसे यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, देखो वैसे आपका यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है, लेकिन सवेरा में भी एरा प्रत्यय है। इस वजह से यह हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही सटीक राइट नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको सजेशन नहीं करूँगी। अगर यहाँ पे ऑप्शन डी होता कि इनमें से कोई नहीं तो वो हमारा बेस्ट हो। सो आगे देखो नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निर्विकार में कौन सा समास है? तो भैया यहाँ पे बताना है निर्विकार में कौन सा समास होगा। ओके, चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम मस्त वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। चलो अगर बात करें निर्विकार में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास, द्विगु, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि समास। सो बेस्ट यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखो निर्विकार में क्या है? निर। ठीक है, आपका क्या है? निर। और निर क्या है? यह है आपके यहाँ पे अव्यय शब्द है। क्या है? अव्यय शब्द है। और आप सबको पता है जब शब्द के स्टार्टिंग में अव्यय लगे होते हैं तो वहाँ पर अव्ययभाव शब्द यानी कि अव्ययभाव समास होता है। अव्यय का मतलब होता है जिसका संज्ञा, सर्वनाम, लिंग इन सब के आधार पर जिसका कोई अर्थ ही न हो। अब निर है, बताओ इसका कोई अर्थ है क्या? निर, बताओ इसका क्या अर्थ है? क्या इसका कुछ अर्थ है निर का? नहीं ना। तो निर का भैया कुछ भी अर्थ नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ओके, इसमें क्या है? अव्यय है, ये अव्यय शब्द है। द्विगु समास वह होता है जिसमें स्टार्टिंग में संख्यावाची होना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए? संख्यावाची। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि आपको बताना है चौराहा, बताना है चौराहा में समास है, तो चौराहा यानी कि 4 यहाँ पे राह है, 4 राह है, तो संख्या। तो द्विगु। द्वंद्व होता है, इसमें बीच में योजक चिन्ह होता है, इसमें माता और पिता। बताओ हमारे लिए माता भी उतनी इंपॉर्टेंट है और पिता भी, जहाँ पे दोनों जो पक्ष होते हैं वह 50-50% काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब भैया मम्मा इंपॉर्टेंट है तो फादर भी इंपॉर्टेंट है, ये तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मम्मा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फादर इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर है बहुव्रीहि समास। देखो बहुव्रीहि जो समास होता है, बहुव्रीहि समास वह होता है इसमें यह तो न तो आपका यहाँ पे पूर्व पद न ही उत्तर पद, दोनों ही क्या होते हैं? एक असमान होते हैं। यहाँ पर किसी तीसरे ही बंदे की बात की जाती है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे आपका पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, किसका है भाई? विष्णु भगवान का। तो बात की गई है इसमें किसकी? विष्णु भगवान की। ठीक है, तो यहाँ पर है बहुव्रीहि समास आपका। चलिए, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्क्रीन पर क्वेश्चन, आदर्श का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पर्यायवाची का मतलब होता है आदर्श का। ओके, और हम आदर्श को क्या कह सकते हैं? यहाँ पर है यथार्थ। क्या है भैया? यथार्थ, बिल्कुल पूर्ण सत्यवादी। मुंह का विलोम शब्द, विलोम का मीन्स होता है उसका विपरीत, उसका अपोजिट। विलोम का होता है विपरीत, अपोजिट। जैसे मैंने कहा कोई बंदा काला है तो काला उसका क्या हो जाएगा? अपोजिट। यहाँ पे गोरा हो जाएगा। मैंने कहा गोरा उसका काला, मैंने कहा मोटा है तो पतला हो जाएगा, अपोजिट। मैंने कहा यहाँ पे मूक, यानी कि मूक का मतलब होता है जो बहुत कम बोलता है, बोलता ही नहीं, बहुत कम बोलता है। और वाचाल इसका मतलब होता है जो बहुत बक बक करता रहता है, काफ़ी बहुत बोलता है।
ठीक है। तो भाई मूव का विलोम शब्द होता है यहाँ पे वाचाल, और विलोम शब्द आपके अपोजिट शब्द होते हैं, उसका विपरीत बताना है। अगर कोई अच्छी बात है तो उसकी विपरीत उल्टी बात बतानी है, अगर उल्टी बात है तो उसकी विपरीत अच्छी बात बतानी है। मुक्ति पाने का इच्छुक है, तो इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। देखो अगर किसी को मुक्ति पानी है तो उसके लिए एक शब्द है, मुक्ति पाने के लिए कोई इच्छुक है तो यहाँ पे होगा मुमुक्षु। अगर जिज्ञासा है तो यहाँ पर हो जाएगा इसका जीने की इच्छा। अगर किसी को जीने की इच्छा है, अगर किसी के अंदर भैया जीने की इच्छा है, ठीक है, तो यहाँ पर होगा जिज्ञासा। ठीक है। पिपाशा, यहाँ पर अगर कोई प्यासा है तो इसके लिए एक शब्द होगा पिपाशा। जिजीविषा, कोई जीना चाहता है, कोई जीना चाहता है तो जिजीविषा। और भैया मुक्ति पाने का इच्छुक है तो वो है मुमुक्षु। राइट आंसर क्या होगा? मुमुक्षु। ओके, चलो आगे स्क्रीन पर 14 क्वेश्चन है। निम्न में देशज शब्द कौन सा है? देशी शब्द, बिल्कुल देशी जो हमारे ही भारत से निकले देशी शब्द है बिल्कुल। ऐसा मैंने कहा लोटा, लोटा, लुटिया, खिड़की, कटोरा, ये शब्द क्या है? सारे हमारे देशी शब्द है। ठीक है। तो वत्स है, नारियल है, रेवड़ है, पछतावा है। तो भैया यहाँ पर क्या है? देखो पछतावा और नारियल और वत्स। वत्स क्या है? एक संस्कृत शब्द है। क्या है? एक संस्कृत शब्द है। नारियल और यहाँ पे पछतावा, तो यहाँ पर जो है हमारा देशी शब्द है क्या? रेवड़। रेवड़, जैसे कहा रेवड़, लोटा, लुटिया, खिड़की, ये सब क्या है? बिल्कुल देशी शब्द है, ठाट एकदम। ठीक है। यहीं पे अगर हम नारियल की बात करें, यह है आपका जो है कैसा शब्द है? देखो पछतावा, यहाँ पर ये पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली शब्द है। ठीक है। ओके, चलिए। और वत्स जो है ये संस्कृत शब्द है, और रेवड़ बिल्कुल क्या है? आपका देशी शब्द है। नेक्स्ट स्क्रीन पर 15 क्वेश्चन है और ये लास्ट है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है अपनापन या फिर छुटपन, लिखावट या फिर लड़कपन। तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? देखो सर्वनाम, सर्वनाम आपके कितने होते हैं मैंने आपको बताया था। ओके, तो यहाँ पे सर्वनाम है ये अपना, अपना, और अपना से भाववाचक बन जाएगा, इसमें पन लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा? अपनापन। क्या बन जाएगा? अपनापन। ठीक है। छुटपन, क्या छुट हमारा सर्वनाम है। लिखावट, क्या लिखना हमारा सर्वनाम है। लड़कपन, क्या लड़का हमारा सर्वनाम। ओके, नहीं ना, वो तो संज्ञा है। तो देन यहीं पे आपको बताना है सर्वनाम, अपना सर्वनाम, तो यहाँ पे इसका भाववाचक बनाना है, वो है अपनापन। ठीक है, क्लियर है। 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। देन यहाँ पे लास्ट क्वेरी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो अगर आपको सेशन अच्छा लगा यहाँ पे मस्त बिल्कुल, तो आप सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय द वे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा नहीं लगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो डियर फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।